So we are live. Good evening, everybody. We are back again, and apologies for the technical glitch at our end. I hope हमको आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और जहाँ भी हैं ठीक है. So एक बार हमें heads up मिल जाता है, तो हम we will be starting the session today. Right. So I think we are live now. Very good evening to all the viewers, and good evening, Advocate Prabhat Kaushik ji. Welcome again to the session with an overwhelming response हमें मिला. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा हमारे साथ जुड़े और आज हम इस सेशन को, इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाने वाले हैं. पिछली बार हमने सिर्फ जो डिस्कशन की थी, दैट डिस्कशन वाज अराउंड डोमेस्टिक वायलेंस को छोड़ते हुए हमने सिर्फ डाउरी के बारे में काफी डिटेल में बात की थी, जिसको लेके काफी सवाल, काफी मैसेजेस हमारे व्यूअर्स से, हमारे फॉलोअर्स से आए, जो कि आई विल बी टेकिंग अप. For the viewers who are joining us today for the first time, Prabhat Kaushik ji, advocate Supreme Court hai, and he's been practicing for 16 years now, and he's taking up domestic violence के cases, dowry के cases, civil cases, court cases, सारे तरीके के cases ले रहे हैं. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही और कंट्रीब्यूट करते आए हैं. इनकी कम्युनिकेशन जो डिटेल्स हैं हम अपने पेज पे फिर से डालेंगे आज, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या वन टू वन कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं तो सेशन के बाद आप उन्हें लिख सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. विद दैट वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन टुडे. प्रभात कौशिक जी, पहला सवाल से मैं आपसे शुरू करूंगी, जो कि मेरे व्यूअर से आया था. हमने पहले भी ब्रॉडकास्ट शुरू किया था, बट फॉर सम रीजन हम आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे. उनका सवाल ये था कि वो कहती हैं मेरा डिवोर्स जो है वो म्यूचुअल हुआ है, डिवोर्स हो चुका है. जो लॉयर था वो कॉमन था दोनों के लिए, बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू पे द लॉयर. तो हस्बैंड थे जिनके अकॉर्डिंगली वो लॉयर अब केस को इनिशिएट कर रहा था, और उनके हिसाब से उन्होंने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया है. उनका बच्चा है जो हस्बैंड के साथ ही रहता है. शी वांट्स एलिमनी टुडे. सो क्या कुछ किया जा सकता है, ये उनका सवाल है. शी इज फ्रॉम बिहार. नमस्कार सभी को. पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सभी को नमस्कार, और सॉरी कि थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच. पहला सवाल हम अभी टेकअप कर रहे हैं रिगार्डिंग के एक 13B की एप्लीकेशन जो है जॉइंटली दोनों ने मूव की, और डिवोर्स भी हो गया म्यूचुअली, बट समहाउ मुझे लगता है एलिमनी वगैरह वो उन्होंने क्लेम नहीं की, जैसे दो उसमें. इसीलिए अब मैं थोड़ा सा इसको, बिकॉज ऑफ दिस परटेन्स टू अ कोर्ट केस, तो मैं थोड़ी सी लीगल में हमको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा. राइट. नंबर वन, इसी ही तरीके की चीजों को अवॉइड करने के लिए, लाइक के एलिमनी मिले जो भी विवाहिताएं हैं, जो वाइफ है उनको, और ये सारी चीजों को कंसिडर करने के लिए लॉ इज ऑलवेज न्यूट्रल. वो कोई ऐसी बात नहीं है, और जल्दबाजी ना हो, इसीलिए कोर्ट जो हैं दे ऑलवेज गिव लाइक 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का, जो कि 13B में इट इज ऑलवेज लाइक 6 मंथ के आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है, सो दैट आप कब बीच में अगर कोई रिकंसिलिएशन होता है, कोई मीडिएशन होता है, फैमिली का कोई इस तरीके से कि भाई फैमिली बीच में आए और आपका थोड़ा सा मतलब उसको समझाए बुझाए और शादी को बचा लें, तो इसीलिए ये कोर्ट जो है वो दो उसमें पार्ट्स में इसको मूव करते हैं हम. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 6 मंथ का बीच में टाइम होता है. उसी ही बीच में अगर विवाहिता जो हैं, ये जो कि द वुमेन सीकिंग डिवोर्स, अगर वो ये चाहती हैं कि उनको कुछ भी एलिमनी की दिक्कत है या मेंटेनेंस की है, तो वो मेरे ख्याल से जो है म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स उनको पहले तो नहीं डालना चाहिए, और अगर डालना चाहिए तो जब सारी ही चीजें सेटिस्फाई हो जाएं, लाइक मेंटेनेंस का सेटिस्फेक्शन हो जाए, उनको एलिमनी का सेटिस्फेक्शन हो जाए, 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो इसीलिए दिया जाता है, उसके बाद ही उनको डिवोर्स जो है वो लेना चाहिए. यहाँ अब क्या इनके सर्कमस्टांसेस रहे हैं वो इन्होंने नहीं बताए हैं, जो कोर्ट के क्या केस के क्या पहलू रहे हैं, क्या क्या वजह रही है कि इन्होंने एलिमनी जो है वो
बिटवीन जो जो टू अपने पार्ट्स जो होते हैं डिवोर्स के 13B के, उसमें हम्म इन्होंने नहीं किए, तो हम्म वो तो हमें पता नहीं। पहले इसके हम्म लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्योंकि केस टू केस सारी ही चीज़ वेरी करती हैं। अब ये राइट नाउ अब ये अगर कह रही हैं कि मुझे अब एलिमनी चाहिए, तो अगर केस देखिए चल रहा हो तो, अभी केस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ये अगर केस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो फिर देन हम्म शी इज लायबल, वो बिल्कुल हैं। उसको उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। सेक्शन 25 इज देयर कि हम्म एलिमनी शी कैन सीक एनी टाइम व्हेन द सूट इज हम्म पेंडिंग, व्हेन द केस इज पेंडिंग। और हम्म अगर बाय चांस अगर ये 13B का सारा हो जाता है मामला हम्म और डिवोर्स भी हो जाता है, डिग्री पास हो जाती है, तो उसके बाद थोड़ा सा लाइक आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। कोर्ट इज नॉट डिबारिंग यू फ्रॉम मूविंग एनी एप्लीकेशन सच के भाई मुझे सप्रेशन था कुछ फैक्ट्स का, मुझे प्रेशर में थी, मैं प्रेशर में थी, या मुझसे गलत तरीके से जो है अनड्यू मेरे ऊपर प्रेशर हम्म डाला, अनड्यू जो है फोर्सफुली मुझसे किसी और चीज को कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स लगा के कि मुझे हम्म गलत तरीके से जो है एप्लीकेशन मूव करा दी और मेरा डिवोर्स हो गया म्यूचुअल कंसेंट से, जबकि मैं ये नहीं चाहती थी। हम्म मुझे एलिमिनी के लिए जो है उन्होंने कोई फॉल्स प्रॉमिस किया कि लाइक मैं आपको एलिमनी दे दूंगा, आप म्यूचुअल डिवोर्स ले लो और हम्म हमारे बीच में कुछ ऐसी बात नहीं है, बाद में दे दूंगा, ये दे दूंगा। तो इस तरीके से वो पेटिशन लगा सकती हैं, बट देन ऑनस उन्हीं के ऊपर होगा टू प्रूव कि भाई हम्म ये हुआ क्या, आपने क्यों नहीं एलिमनी सीख की व्हेन हम्म यू आर अप्रोचिंग द कोर्ट। तो ऐसी क्या हम्म वजह रही? बेटर इसीलिए ये जो साफ जो रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है, वो बेटर यही है कि आप व्हेन यू आर अप्रोचिंग कोर्ट, तो आप कोर्ट को सारी ही बातें और अपने सारे ही मांग को लेकर कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं कि भाई हमारा ये सारी चीजें, और एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। राइट। थैंक यू। अब शुरू करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से। इसकी लीगल टर्म आप अगर हमें समझा सकें, और क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हस्बैंड कर सकता है, या हस्बैंड के रिलेटिव, माँ बाप, भाई बहन, अगर उनके साथ में कुछ फिजिकल वायलेंस लेते हैं तो वो भी डेफिनेशन के अंदर आता है? देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस है, द एक्ट कॉल लाइक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हम्म इसी में क्योंकि ये स्पेशली जो है वो वुमेन को कंसिडर करते हुए कि भाई जो हम्म वुमेन है, जो उनके क्या जो अगर डोमेस्टिक वायलेंस में वो कोई शेयर हाउस होल्डिंग में रह रही हैं, तो हम्म उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल या इकोनॉमिकल जो हम्म सेक्शन 3 में उसमें डिफाइन है, इस तरीके की किसी भी प्रकार की अगर कोई भी उनके ऊपर अत्याचार या वायलेंस हो रहा है, तो हम्म फिर वो उसको जो है लाइक हमारा पहले जो सेशन हुआ था उसमें हमने बताया था लाइक प्रोटेक्शन ऑफिसर है, या फिर हम्म मैजिस्ट्रेट हैं, या कोर्ट्स हैं, या फिर हम्म पुलिस है, या फिर लीगल एड है, उनको जाके वो लोग अप्रोच कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। अच्छा। नंबर वन, अभी तक जो जो मिसकंसेप्शन था, हम्म जो एक प्रकार का जो फ्लोट कर रहा था मिसकंसेप्शन, या हम जैसे कह सकते हैं कि ये एक फ्लोट कर रही थी आम धारणा कि हम्म केवल जो विवाहिता हैं, जो हम्म जो वाइफ है, या जो केवल उसी की ही एक ये राइट है, वो ही हम्म केवल जो है डोमेस्टिक वायलेंस करेगी, और ना सास को है, ना ननद को है, ना किसी और को है। तो ये एक आम धारणा थी। अच्छा। ओके। हमारा दुर्भाग्य थोड़ा ये रहा है कि लॉ की नॉलेज इवन जो है डाउन टू अप, अगर हम बोले किसी भी स्ट्रेटा की कोई भी विमेन हो, उस तक हम्म ठीक से जो है ना इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है। एंड देयर जी कम्स द रोल ऑफ एडवोकेट, इसीलिए सब लोग एडवोकेट वगैरह को जो है हमको अप्रोच करते हैं। जी। नाउ द थिंग इज, डोमेस्टिक वायलेंस में साफ तौर पे ये लिखा गया है, वी लुक इनटू द एक्ट, कि डोमेस्टिक हम्म वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केवल वुमेन जो हैं, वो आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती है। तो लाइक अगर आपकी जो हैं वो सास हैं, आप उनके ऊपर किसी भी प्रकार का वायलेंस कर रही हैं, वो हम्म एडल्टली सास हैं, वो हम्म अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, और आप उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई हैरेसमेंट वगैरह उनको कॉज कर रही हैं, तो नेचुरली एंड बट ऑब्वियस जो है वो शी कैन अप्रोच कोर्ट, और उसमें
मुझे याद आ रहा है जजमेंट अभी 2011 की रिसेंटली है, कमला देवी वर्सेस स्टेट, जिसमें हम्म। कि ये सवाल आया था, जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था कि इवन दी जो जो आपकी हैं मदर इन लॉ, उनको हम्म। भी इक्वल राइट है, अगर उनको होता है किसी प्रकार का कोई हैरेसमेंट, तो वो हम्म। भी शी कैन ऑलवेज लाइक अप्रोच कोर्ट फॉर फाइलिंग दिस केस। ओके। हाँ जी, और अगर जैसे हमारा पहले वाला जो है, तो उसमें तो हमने वी हैव गिवन सो मेनी ऑप्शंस कि आप हम्म। जाइए, आप प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, हर हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, या फिर और भी तरीके की जैसे मैजिस्ट्रेट, डीसीपी वगैरह सबका हमने खुल के बताया था। तो वो हम्म। सारी ही चीजें जो हैं वो इक्वली अवेलेबल हैं, ये सारी रेमेडी फॉर द मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो हैं वो भी इक्वली जो है इसको अवेल कर सकती हैं। जब आप कहते हैं हम अवेल कर सकते हैं, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस से कोई भी लेडी प्रताड़ित हो रही है और उनकी जो फैमिली है या उनके अपने पेरेंट्स हैं वो दूसरी सिटी या स्टेट में रहते हैं, तो क्या वो रिपोर्ट कर सकते हैं उनके बिहाफ पे? बिकॉज उनको तो पता नहीं है, वो देख नहीं पा रहे हैं, सो दे कैन नॉट से कि यस उन्होंने देखा है कि उनके साथ कैसे मारपीट हुई है, बट क्योंकि बच्चा फोन करता है या बेटी फोन करके बताती है कि मुझे ऐसे प्रताड़नाएं हो रही हैं, तो क्या वो उसके बिहाफ पे केस कर सकते हैं या पुलिस को कॉल कर सकते हैं? विल पुलिस रिस्पॉन्ड? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, और इस प्रकार के इश्यूज़ जो हैं काफ़ी हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में ये जो है सेक्शन दिया हुआ है, धारा दी हुई है। उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो ये देख पा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ हो रहा है, और बोनाफाइडली वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में फाइल करता है, तो वहाँ का जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जहाँ वो कॉज़ हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस को, वहाँ के प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो जाके अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि भई आप एक्शन लीजिए, और उसमें रिपोर्ट, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट जो है वो तैयार करके जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट हैं, वहाँ पे वो उसको फाइल करेंगे। प्रभात ये जी सब एक। हमारा ये हाँ जी। कॉडिफाइड लॉ है हमारा, मतलब ये कॉडिफाइड राइट। है। हाँ जी। हुँ। कोडिफाइड को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं लेमन टर्म में, फॉर अ पीपल लाइक अस जो समझ, जिनको कॉडिफाइड नहीं पता? कोडिक हाँ, हाँ, कॉडिफाइड लॉ का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ऐसी कि जैसे किसी जजमेंट में बोल दिया हो, या फिर कोई बात ऐसी कि जैसे आम धारणा में सुन ली हैं या वो हैं। ये जो बातें हम बोल रहे हैं वो कॉडिफाइड लॉ है, वो सेक्शंस हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में बाकायदा दिए हुए हैं कि आप किस हम्म। प्रकार से, कैसे-कैसे और किस-किस को अप्रोच करेंगे इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और इवन बड़ा ही एलॉबरेटली जो है ना, बहुत ही एलॉबरेटली उसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस आपको क्या महसूस हो, कब महसूस हो, कि अगर आपको लगे कि कोई इवन जैसे मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा आपका अब हम्म। हस्बैंड आपको, लेकिन आपको रिडिक्यूल कर रहा है, हम्म। ह्यूमिलिएट कर रहा है सरेआम आपको, मतलब आप सोसाइटी में बैठ रही हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपको पढ़ाई-लिखाई नहीं की, आपने कम पढ़ी-लिखी हो, या ये वो इस प्रकार की जो टॉन्टिंग वगैरह होती है, काम नहीं आता, आपसे ज़्यादा कोई ये कर्म मान ले कि वो कहीं और शादी कर ले, तो मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो होती हाँ हैं जी। व्हिच कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मेंटली अपसेट कर रही है, आपको ये बोल रही है कि भई अब मेरा जो है ना रहना इस मुश्किल है। प्रकार के किसी किसी हाँ जी, हाँ जी, मुश्किल है, और बड़ी ही आपको प्रताड़ना महसूस हो रही है, हम्म। हैरेसमेंट कॉज़ हो रही है, तो आप डेफिनिटली इट फॉल्स इन द डेफिनिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। बाजी आपने बात की कि लड़की अवेल कर सकती है इन केस उनको किसी भी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस वो फेस कर रही है। अब बात हुँ, आती है एविडेंसेस की। कई केसेस में हमें ये सामने सरफेस हो रहा है या जो भी फॉलोअर्स हैं मैसेज पे हमें बोल रहे हैं कि एविडेंसेस को या तो मिटा दिया जाता है पुलिस की मदद से, जो पार्टी हावी होती है या कुछ पैसे खिला सकती है, यूजुअली वो हस्बैंड की साइड से होती है जो पैसे खिला के या तो केस होने नहीं देती, अगर केस शुरू भी होता है तो एविडेंसेस को मिटाया जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है। क्या वाकई में हमें एविडेंसेस की जरूरत रहती है जहां पे लड़की कह रही कि मुझे वायलेंस हो रहा है, या प्रूफ करना पड़ता है कि मुझे वायलेंस हो रहा है? ये कितना मतलब सपोर्टिव है और ये कितना हेल्पफुल है हमें कि हम कैसे इसको डील कर सकते हैं सिचुएशन को? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है मैडम। प्रायर टू अनिश कुमार जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की डिलीवर हुई थी, उससे हम्म। पहले होता ये था कि इवन मियर अ स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन, हम्म। अगर कोई भी विवाहिता जो है वो मियरली ऑन हर स्टेटमेंट
कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरे साथ इस तरीके की हैरेसमेंट हुई है, क्रुएल्टी हुई है, तो उनके पूरे, और वो बस नाम ले लें, जैसे कि सास का, ससुर का, और अपने देवर का, जेठ का, इस प्रकार से कोई भी अगर वो नाम लेते उनको सबके ऊपर केस चलता था, अरेस्टिंग होती थी, ये वो सारी चीजें होती थी। बट देन उसके बाद ये देखा गया कि केसेस तो बहुत सारे फॉल्स जो हैं वो फाइल हो रहे हैं, और तकरीबन 70% का एक रेशियो निकाला था सुप्रीम कोर्ट में, एक रिपोर्ट फाइल हुई थी कि कन्विक्शन बहुत कम हो रही है केसेस में। लाइक उससे ये एक इम्प्रेशन गया कोर्ट को कि भाई कहीं ना कहीं एक मिसयूज हो रहा है। तो अच्छा। पहले जो मेनली आपकी स्टेटमेंट से जो काम हो जाता था, नाउ यू हैव टू नीड सम एविडेंस। तो लाइक अगर मार रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं चोट लगी होगी, और अगर वो आपको डिस्पोजेस कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से, तो भी आप कह सकते हो कि देखो भाई मैं तो अब शेयर हाउस होल्ड में नहीं हूं, मैं कहीं और रह रही हूँ, या और भी प्रकार की जो है वो चीजें हैं। लाइक फिर उसके लिए जो है ना, तो अभी आपको फिर एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। फिर एक मुझे, जैसे बात कर रहे हैं तो एक जजमेंट मुझे याद आ रही है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक केस हुआ था, विमलेश वर्सेस वेद प्रकाश करके। उसमें ये बोला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कंसिडर किया था कि भाई देखो, एक आध कोई इंसिडेंट हुआ हस्बैंड और वाइफ का जिसमें कि हाथापाई हो गई, वो झगड़ा हो गया, टॉन्टिंग हो गई, तो वो सफिशिएंट नहीं है टू प्रूव क्रुएल्टी, टू प्रूव लाइक ये कोई भी जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इट शुड बी लाइक वो रेगुलरली आपके साथ होना चाहिए। तो तभी तो एक मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट कॉज होगा, क्योंकि झगड़ा तो नॉर्मल लाइफ में हर किसी के बीच में होते ही रहते हैं। तो थोड़े से भी कभी बीच बीच में झगड़ा हुआ तो वाइफ पहुंच गई, उसके बाद उनका रिकंसिलिएशन हो गया, फिर कुछ दिन बाद लड़ाई हुई, फिर वाइफ पहुंच गई, फिर इस तरीके से अगर जो जो चीजें होती हैं, तो उनको सिचुएशन को कंसिडर करते हुए और इसको अवॉइड करते हुए ये बोला गया कि एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है, कि आपको रेगुलरली यू आर फीलिंग लाइक कि आपके साथ वायलेंस हो रहा है। तो इस तरीके से सर आप जब प्रभात जी आप जब बात कर रहे हैं कि वायलेंस इश्यू हुआ या मुझे लड़की को मारा गया या उसके उसको एक कुछ निशान होंगे, वायलेंस तो कहीं फॉर्म के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक हस्बैंड है, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल है या उसका इंटरेस्ट सेम सेक्स में है और वाइफ को शादी करने के बाद पता चलता है, बच्चा होने के बाद पता चलता है, जहाँ पे हस्बैंड उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है या उसकी स्पेस में नहीं उसको अपने स्पेस में आने दे रहा है, या उसको परेशान कर रहा है कि फोर्स कर रहा है कि तुम चली जाओ, अब उसको मार के फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन वो घर से बाहर रहता है, दिन ब दिन 4 4 दिन 5 5 दिन गायब रहता है। इस ये भी तो वायलेंस है एक वाइफ के लिए कि मतलब मैं आई डोंट फिट इन टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिलेशनशिप, सो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये वायलेंस भी है। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि खुल के जो है ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये जवाब देने के लिए। अब अगर इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो रही है कि जहां हस्बैंड के इंटरेस्ट कुछ अलग टाइप के हैं, अननेचुरल चीजें हैं, या फिर इसी ही वजह से कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स वो वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कुछ और बात है, तो देन वाइफ जो है, शी हैज टू टेक सम वेरी स्ट्रिक्ट स्टेप्स। लाइक उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या, अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे क्या चाहिए, अगर रहना है तो क्या मैं किस शर्तों पे रहूं, और अगर डिवोर्स चाहिए तो यस, डेफिनेटली सेक्शन 494 है आईपीसी का, जो बाइगमी को रिस्ट्रेन करता है। और दूसरी बात ये है कि इवन तो जो सेक्शन 13 है, उसकी जो पहला सब सेक्शन है, उसमें ये बात साफ तौर पे लिखी हुई है कि अगर हस्बैंड आपका आफ्टर मैरिज किसी और के साथ इफ ही गोज इनटू सच टाइप ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप, दैट इज अ मैटर ऑफ डिवोर्स, आप डिवोर्स ले सकते हैं, इट्स अ गुड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। दूसरी चीज जो दूसरा सब सेक्शन है, वो उसको वो क्रुएल्टी का है। तो लाइक ये क्रुएल्टी ही है। अगर आप फेस कर रही हैं इस तरीके की सिचुएशन को आपके हस्बैंड के साथ, और आप नहीं रह पा रही हैं, और आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा मेरे साथ ये इस तरीके की चीजें हैं, और वो मेंटली टॉर्चर होता ही है,
इट्स अ गुड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। मैं तो यही बोलूँगा कि आप देख लीजिए आपको करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज मीडिएशन एंड हाउ इट हेल्प्स? मीडिएशन के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि देखिए, मेरा ये जो लॉन्ग स्पैन रहा है ऑफ लिटिगेशन, या फिर मैं डोमेस्टिक वायलेंस के या किसी भी हैरेसमेंट के या डॉरी हैरेसमेंट के जितने भी मैंने केसेस किए हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये देखा है कि बहुत झगड़े होते हैं, फैमिलीज के आपस में बहुत काफ़ी डिस्प्यूट हो जाते हैं, बहुत बिटरनेस आ जाती है बिटवीन द रिलेशनशिप। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर एक का, हर किसी झगड़े का एक निपटान होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और कहीं ना कहीं आके वो झगड़े जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं बातों को कंसिडर करते हुए कोर्ट्स ने भी मीडिएशन सेंटर वगैरह, जो हाई कोर्ट हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ सभी पर मीडिएशन सेंटर और मीडिएटर वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, जो मीडिएटर न्यूट्रल होता है, और उनको जो है वो आपका जो केस है वो उसको सुनते हैं गौर से और फिर मीडिएट कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, बात चली है अगर डोमेस्टिक वायलेंस की, तो इट शुड बी लाइक बहुत ज़्यादा ये अब तो अब इतना ज़्यादा राइज़ पे है कि इसको जो है हमको कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको किस प्रकार से इसको कर्ब किया जाए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि 3 वेज़ होते हैं। प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज जो है आप कर सकते हैं। प्री मैरिज में आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि आपके स्पाउस जो हैं, जो आपके वुड बी हैं, उनका क्या अगर वो बताया गया है वहाँ पे एजुकेशन, शी इज़ गेनिंग सम एजुकेशन, कहाँ इंस्टीट्यूट में आप पता कीजिए, कहीं अगर जॉब कर रही हैं, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ, आपका एक आध महीने की बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। सो आप टू यू हैव टू स्पेंड लाइफ विद योर पार्टनर, और उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, फैमिली की आपस में बातें होनी चाहिए, सारा बात पता होनी चाहिए, भाई कौन आदमी क्या है। 1 ईयर का मेरे ख्याल से एक सफिशिएंट एक टाइम मिलना चाहिए बिफोर एंगेजमेंट या बिफोर गेटिंग इनटू मैरिज, कि भाई आप एक दूसरे को समझ पाएं, एक नीड्स क्या हैं, और उसमें फैमिली का भी काफी हद तक पता चल जाता है। नाउ द सेकंड ऑप्शन, या जो सेकंड चीज है वो है पोस्ट मैरिड। अगर आपके इस तरीके की चीजें हो जाती हैं जहाँ पे वाइफ को लगता है कि भाई 1 साल का भी हो गया, वो सारी चीजें हो गई जो मैंने बताया है, उसके बाद भी अगर वाइफ को ये लगता है या स्पाउस ये फील कर रही है कि उनके साथ कुछ गलत शुरू हो रहा है, तो पहले उनको सेल्फ जो है ना, एक एक अपना सेल्फ चेक करना चाहिए कि क्या मेरी ही गलती है, क्या मैं एक्सपेक्टेशन जो है उसको मैं ज्यादा अच्छा अगर परफॉर्म कर सकती हूँ टू मीडिएट लाइक, तो पहले सेल्फ होना चाहिए। फिर वो अपने हस्बैंड से बात करें कि भाई मुझे इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो एज अ हस्बैंड का भी, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ पार्टनर, उनका ये बहुत बड़ा एक एक दायित्व है कि वो समझाएं, अपनी मदर को समझाएं, फादर को समझाएं और रिलेटिव्स को समझाएं कि भाई अगर इफ शी इज फीलिंग लाइक उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, और जो द मैनर अगर जिसमें आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर जो है वो कुछ समझाना चाह रही हैं, बट बीइंग ऑफ एज ग्रुप वो कुछ ऐसे समझा पा रही हैं कि आपकी वाइफ को लग रहा है कि वो एक टॉन्टिंग है, तो आप अपनी कि भाई थोड़ा सा लहजा जो है वो चेंज कीजिए, उनको बुरा लग रहा है। तो ये कई तरीके से आप इसको मीडिएट कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, हस्बैंड हो गया, सेल्फ चेक हो गया, हस्बैंड हो गया, उसके बाद भी बात ना आए तो आप फिर हस्बैंड की फैमिली से बात कीजिए, वहां भी बात ना आए तो अपनी फैमिली से बात कीजिए, और अगर फैमिली से भी कुछ भी नहीं हो पा रहा तो फिर एडवोकेट के पास जाइए। और मैं तो कहूँगा, अमरप्रीत जी जैसे आप हैं, आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं, आप लोग भी एक मीडिएशन जो है एक मीडिएट कर सकते हैं कि भाई लोगों को बुला के उनको काउंसलिंग दे सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपनी मैरिज को सेव कर सकते हैं, या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो स्टेप्स क्या हैं, ताकि एक एक बिना झगड़े के एक ऐसा निपटान हो कि जिसमें दोनों ही फैमिली ना तो टूटे, ना झगड़े में पड़े, ना कोई कोर्ट्स कोर्ट्स वगैरह को अप्रोच करके। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने क्या देखा है, एंड ऑफ द डे मैंने यही देखा है कि आप पहले आपने मीडिएट नहीं किया, आपका कोर्ट केस चल गया, आपने बहुत सारे ब्लेम लगाए, वहां आप कुछ प्रूव कर पाए, कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो मीडिएशन में जा रहा है। अगर आप प्रूव करवा रहे हो, आपके हस्बैंड ने बहुत सारे ब्लेम लगा दिए हैं, तो फिर वो एट द एंड ऑफ द डे मीडिएशन में जा रहा है।
जहां भी केसेस चल रहे हैं वहां मीडिएशन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि हम्म, अल्टीमेटली सारे ही केसेस जो है वो मीडिएशन सेंटर में जाते ही जाते हैं, और राइट। वहां से निपटान कभी ना कभी एट एट सम स्टेज लेटर, सूनर और लेटर जो है वहां पे उनका रिजोल्यूशन पक्का होता है। हम्म। तो इस प्रभात जी, प्रकार दो से जो है वो चीजें मीडिएशन। मैं यहाँ पे पिक करना चाहूंगी। एक कि मीडिएशन सेंटर्स की जब आप बात करते हैं तो ये क्या पेड बेसिस पे रहता है कि या ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है लड़कियों के लिए या फैमिलीज के लिए जो मीडिएशन सेंटर्स को अप्रोच करना चाहते हैं? दूसरा, कि हम बात करते हैं कि पहले इंस्पेक्शन होनी चाहिए, फैमिलीज के बारे के उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पता होना चाहिए। आज का सिनेरियो देखते हुए जहां हम देखते हैं कि जहां बच्चे साथ पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, और जब स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली अपनी अपनी फैमिलीज की तरफ वो अप्रोच करते हैं कि हमारे साथ ये इश्यूज चल रहे हैं या हमारे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं विड्रॉल रहता है फैमिलीज की तरफ से, बड़ों की तरफ से, कि नहीं ये तुमने अपनी मर्जी से करी है, नाउ यू हैव टू डील विद इट ऑन योर ओन। तो इस सिनेरियो में बहुत ही डायरेक्शनलेस कपल हो जाता है, और उसके बीच में क्वेश्चन इज कि कहाँ पे एडवोकेट को सरफेस करना चाहिए, या कहाँ पे कब मिलना चाहिए उनसे, या पहले फैमिलीज के को ही अप्रोच करना चाहिए कि फैमिलीज अपने एंड पे उसको खत्म कर लें, या इट इज एडवाइजेबल फॉर देम टू अप्रोच अ लॉयर फॉर मीडिएशन, इफ नॉट मीडिएशन फॉर अ सिंपल काउंसलिंग कैन हेल्प, कि जो भी इश्यूज हैं उसको स्टार्ट में ही हम रिजॉल्व कर लें और इसको आगे बढ़ने ना दें। तो कहाँ पे एक लॉयर का रोल आता है और वो कैसे इसको डील कर सकते हैं इश्यूज को? देखिए, बात अगर की जाए, बहुत ही ये केसेस भी हमारे पास काफ़ी आए हैं कि हाँ जी। जिसमें लव मैरिज हो गई है, कपल्स के बीच में आफ्टर लव मैरिज, क्योंकि लव मैरिज का जहाँ तक देखा जाता है जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उसमें प्रोमिसेस होते हैं। हाँ जी। तो बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस करने के बाद ही जो है वो शादी होती है, कुछ प्रोमिसेस के बेस पे कि मैं आपको इस तरीके से रखूँगा, उस तरीके से रखूँगा, या मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, आप आइए, ये वो। फिर नई चीज़ें अगर खरी उतरती हैं, हम्म। दैट इन द एंड जो है वो कल्मिनेट्स होता है, लाइक बहुत ही डिस्प्यूट उनके बीच में अराइज़ हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं बिकॉज़ ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस, जो कि राइट। देखा गया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। राइट। उसमें मैंने बिल्कुल ये देखा है, जैसे इंटर कास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजन मैरिज है, तो हम्म। फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है। हम्म। और अगर एजुकेटेड हैं तो डेफिनिटली दे गो फॉर मीडिएशन। हम्म। मीडिएशन सेंटर अगर आप अप्रोच करते हो, कोर्ट्स में जो दिए गए हैं तो वो फ्री मीडिएशन है। फ्री हम्म। मीडिएशन में आपके जो केसेस है, जो आपका केस है, उसके जो फैक्ट्स हैं, उनके आधार पे वो लोग आपस में जो है आपका सलाह मशवरा करते हैं, आपको हम्म। समझाते हैं कि आप ऐसा करिए, ना करिए। तो फिर वो जो है वो इस प्रकार से उनकी कार्यकाली जो कार्यकारिणी है, जो उनकी क्रियाएँ हैं, वो इस प्रकार से वो इस तरह से फंक्शनिंग करते हैं। नाउ द थिंग इज़ के जो पेड मीडिएशन जो होती हैं, जो पेड वो होती हैं, उसमें काउंसलिंग सेशन होते हैं। हम्म। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि आपने काउंसलिंग नहीं की। हम्म। काउंसलिंग एक बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आपको मेंटली जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि देखिए, शादी की एक लिमिट होती है एज की, आपकी एज क्रॉस होती जा रही है, या फिर अगर छोटे-मोटे कोई डिस्प्यूट हैं या छोटी-मोटी कुछ ईगो प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा कमाती हूँ, ये कम कमाते हैं, या इस प्रकार से कई कई चीज़ें। और मैं जिन्हें ये सोचता था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं होती होंगी, जब मैंने केसेस किए हैं तो मुझे पता चला वाक़ई में ये सारी चीज़ें होती हैं। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम्म। होती है। मैं क्यों हम्म। काम करूँ? मैं घर का नहीं करूँगी। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ हस्बैंड और वाइफ सेपरेटली कहीं और अपनी फैमिली से अलग रह रहे हैं। हम्म। कपल जैसे रह कि रहे जो सिर्फ। हमारा क्वेश्चन कपल कपल जो रह रहा है, वहाँ हम्म। भी ये सारी ईगो प्रॉब्लम होती हैं कि हम्म। मेरी कमाई ज़्यादा है, ये वो। काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो हम्म। जो पेड काउंसलिंग है, वो लोग आपस में उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको सेपरेटली समझाया जाता है, उनके सेशंस वगैरह होते हैं। तो हम्म। वहाँ जाके मैंने देखा कि काफ़ी उनका जो सक्सेस जो है, वो हम्म। उनका बड़ा हाई है सक्सेस की। हम्म। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप काउंसलिंग कर सकें, तो हम्म। प्रोटेक्ट करें मैरिज को, दैट इज़ फार मोर बेटर कि आप उससे अलग हो जाएँ, तलाक ले हम्म। लें। दैट हाँ, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल।
दैट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेंटल जो है एक बहुत बड़ा मेंटल जो है आपको सेटबैक लगता है। और ना केवल आपकी फैमिली, ये आप तक भी जाता है, आपके फ्यूचर तक भी जाता है, It आगे impacts कहीं you. और शादी भी Yeah. आदमी करता है। हाँ, तो ये एक प्रकार का एक प्लॉटिंग है। सो वी हैव टू लाइक कुछ नहीं कि अगर इस तरीके की चीजें तो काउंसलिंग वगैरह कीजिए और इससे यू कैन गेट आउट ऑफ इट जो है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है, क्या डू वी हैव एनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर द प्रोसीडिंग्स? बिकॉज काफी ये कंप्लेंट से कंसर्न लड़कियां रेज करती हैं कि बहुत लंबा लटक जाता है, बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं, हमारे पास सस्टेनेबल नहीं होता हमारे साथ केसेस को लंबा खींचना। तो जो वो चाहती हैं वो नहीं अपने लिए डिमांड कर पाती हैं, बिकॉज केस चलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उससे कम कर जाती हैं, और जो भी अवेलेबल रहता है वो कहते हैं कि जाने दो सब कुछ, बट आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एंड आई वांट टू टेक डिवोर्स। उस केस में क्या डू वी हैव एनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर दिस? देखिए, कोर्ट्स तो सब फास्ट ट्रैक है और टाइम बाउंड है। ओके। दैट थिंग विच वी हैव टू लाइक कंसिडर कि कोर्ट्स फास्ट ट्रैक हैं। कोर्ट्स जो हैं वो आपके लिए ही हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। बट द थिंग इज, हियर कम्स द रोल ऑफ एन एडवोकेट कि अगर आप जाएं किसी एडवोकेट के पास अपनी कंप्लेंट को लेके, और एडवोकेट जो है वो उसको जो एक बहुत ब्रीफ कंप्लेंट आपने दी है उसको कट शॉर्ट करके, क्योंकि बीइंग लाइक डेली अपीयरेंस है, तो उनको पता होता है कि मुझे बोलना क्या है कोर्ट में, तो एक वेल रिप्रेजेंट जो है वो आपको केस को कर सकते हैं। सो देयर कम्स द रोल ऑफ एन एडवोकेट। फिर दूसरे एडवोकेट वो आपके ऊपर क्या, अगर उन्होंने कुछ ब्लेमिंग की है तो क्या सेट ऑफ एन एविडेंस उनसे मांगा जाए, क्रॉस किस तरीके से किया जाए, तो वो कट शॉर्ट हो जाता है राइट। टाइम। जो हाँ, जहाँ टाइम लंबा लगता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया है कि लंबा समय चला है, वो उन्हीं ही केसेस में चला है जहाँ कंप्लेंट एक बहुत ही बड़ी कंप्लेंट है, उसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, कई लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो वहां फिर जो दूसरे हैं उन्होंने भी फिर बहुत सारी कंप्लेन अपनी कुछ भी जो भी उनको समझ में आया, जो भी उनके एडवोकेट ने बताया, तो हस्बैंड की साइड से भी, वाइफ की साइड से भी एक बहुत बड़ी बड़ी कंप्लेंट आपस में जब चलती हैं, तो फिर वहां वो केस जो है वो लंबा चलता है। एलिगेशंस बहुत तो ज्यादा लगाई वहां अगर जाती आप हैं। एडवोकेट, एलिगेशंस पे डिपेंड करता है, अमाउंट राइट। ऑफ एविडेंस पे जो है वो डिपेंड करता है। प्रभात कौशल जी, और मेरे मैं अब इसमें थोड़ा सा हाँ और हाँ एक जी, एक प्लीज। एक मैं एक मैं चीज और भी एड ऑन इसमें करना चाहता हूँ कि ग्राउंड जो है वो आपको बड़े सोच समझ के लगाने चाहिए, जो इवन जो वाइफ भी हैं उनको भी, कि अगर आप जो है उनके ऊपर उनको सुसाइड अटेम्प्ट करने का, आप अगर बीइंग अ वाइफ आप बोलती है मैं तो आत्महत्या कर लूंगी, नहीं तो ये करो, नहीं तो वो करो, मैं मर जाऊंगी, ये वो, दैट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रकार के अगर आप अपने हस्बैंड के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि ही इज इनटू इलिसिट रिलेशनशिप, इनकी और भी कोई जो है वो गर्लफ्रेंड है या इस तरीके से चीजें हैं, और वो अगर प्रूव नहीं हो पाती हैं, तो वो भी इसे ग्राउंड फॉर टेकिंग डिवोर्स। तो ये भी थोड़ा ओके। सा महिलाओं को समझना चाहिए। ओके। प्रभात कौशिक जी, मेरा आपसे अब सवाल होगा जनरल एस्पेक्ट्स की तरफ, अगर हम लेके चले जाते हैं, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि डाइवोर्स के अलावा और क्या प्रावधान अवेलेबल है। हमने म्यूचुअल कंसेंट की बात की, तो आप अगर मुझे म्यूचुअल कंसेंट के बारे में थोड़ा बता पाए। सेपरेशन की बात की, जहाँ पे कपल अलग रहते हैं, डिवोर्स नहीं लेते हैं और मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, वो किन सिनेरियो में होता है, वो कैसे होता है, और भी क्या कुछ अवेलेबल है कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना, बट आई जस्ट वांट कि मैं थोड़ा टाइम के लिए पॉज कर लूं और अलग अलग रह के देख सकें कि इफ इट वर्क्स और वापस आ सके, या अपनी जिंदगी भी जीते रहें और साथ में भी न रह पाए। जो कि हमारी आज की हेडलाइन है, मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। देखिए, बहुत ही एक, जैसे कहते हैं कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, बहुत ही एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है कि जिसमें वाइफ ये चाहती हैं कि मैं साथ में ना रहूं और बिना डिवोर्स के जो है वो मेरा काम जो है वो चलता रहेगा इस तरीके से। तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग है फॉर बोथ दी फैमिलीज, हस्बैंड की भी और आपकी अपनी भी फैमिली, कि आप हस्बैंड के साथ भी नहीं रहना चाहती हैं और हस्बैंड भी ऐसा चाह रहे हैं। तो उसके लिए हालांकि प्रावधान है
एलिमनी का प्रावधान है सेक्शन 25 में हिंदू मैरिज एक्ट में। आप एलिमनी क्लेम कर सकती हैं फॉर होल योर लाइफ कि मैं पूरी लाइफ के लिए जो है मुझे एलिमनी मिले। एंट्रिम जो है वो मेंटेनेंस उसमें एंट्रिम भी मिलती है और एलिमनी में आपका एक आपके स्टेटस को देखते हुए, फैमिली स्टेटस को देखते हुए, आपके हस्बैंड की इनकम को देखते हुए, इस तरीके से बहुत देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट को जिनको कंसिडर करते हुए आपका एलिमनी जो है वो डिसाइड होती है और उसके बाद फिर फिक्स हो जाती है, तो वो आपका जिंदगी भर के लिए। लेकिन एक चीज जो इसमें अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन क्लेम एलिमनी। कैन हस्बैंड भी क्लेम आपसे एलिमनी। एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। यस, तो हस्बैंड भी क्लेम कर सकते हैं, वाइफ भी क्लेम कर सकती हैं फॉर होल ऑफ लाइफ। लेकिन जो इसमें द मोमेंट यू गेट इनटू मैरिज या आप किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप में आ गए हो फिजिकली, तो वो फिर तभी के तभी जो है वो आपका खत्म हो जाता है। अच्छा, इसके बट अलावा जब तो हम हाँ, आप एलिमनी की बात करते हैं तो इसमें क्या इनकम प्रूफ देना पड़ता है? जैसे मान लीजिए हस्बैंड से मैं एलिमनी क्लेम कर रही हूँ या कोई भी, क्योंकि हमारी एक फॉलोअर है, उन्होंने कहती है कि एलिमनी के लिए हस्बैंड के इनकम का या कोई और प्रॉपर्टी प्रूफ देना पड़ता है, मतलब कोई एविडेंसेस उनको देने पड़ते हैं, कैसे रहता है? हाउ कैन शी क्लेम एंड व्हाट इज द परसेंटेज, जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग दैट दे, शी क्लेम? देखिए इसकी एक सिंपल कैलकुलेशन जो है वो कोई फिक्स कैलकुलेशन तो है नहीं। हम्म। बट लाइक अगर हम बात करते हैं, हस्बैंड की इनकम को देखा जाता है, हस्बैंड के हम्म। लाइफस्टाइल को देखा जाता है। आप हम्म। जो जो कोर्ट है वो ये कंसिडर करती हैं कि आप एलिमनी ले रहे हैं, तो हम्म। वो आपका जो लिविंग जो स्टैंडर्ड है, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो ऐसा भी नहीं कि आप एक बहुत ज्यादा एक्सेसिव उसको आप मान सकते हैं। आप जितना हम्म। एक रिस्पेक्टफुली अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं टिल एंड ऑफ योर लाइफ, आप उतनी हम्म। एलिमनी जो है वो क्लेम कर सकते हैं फॉर योर मेडिकल जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं एंड फॉर ऑल योर लाइफ के जीने के लिए जो भी एसेंशियल हैं, वो हम्म। सबके को कंसिडर करते हुए और आपकी लाइफस्टाइल को कंसिडर करते हुए, हस्बैंड की इनकम, उनकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच करके फिर आपके लिए जो है वो लाइफ टाइम जो है, हस्बैंड या वाइफ उनकी कोई भी है, तो फिर आपको एलिमनी जो है वो कोर्ट देती है। अच्छा, तो जब यस, आप प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी क्या ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी वो क्लेम कर सकती है, या जो अक्वायर्ड है हस्बैंड के, या हस्बैंड के एसेट्स हैं जो उन्होंने खुद के बनाए कमाए हुए हैं, उन पे क्लेम कर सकती हैं? जो खुद के कमाए हुए हैं उन पे तो डेफिनेटली वो कर सकती हैं। अच्छा। और हाँ जी, और बिल्कुल, और अगर उनकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है हम्म। तो कोर्ट कैन अटैच इट जो है, हम्म। क्योंकि अच्छा। प्रॉपर्टी तो उनकी अपनी अगर आ रही है उनके हिस्से में, दैट हम्म। इज जो लाइबल टू बी अटैच्ड बाय कोर्ट। उसके बाद ओके। उनके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी जितनी भी जो लिक्विडिटी है, जो उनकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, आउट ऑफ देम आपको एलिमनी मिलती है। प्रभात जी, सेपरेशन क्या है, मतलब हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिवोर्स? जुडिशियल सेपरेशन जो है वो सेक्शन 10 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में, हम्म। और उसमें ये बोला गया है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो जुडिशली जो है वो सेपरेशन मांगते हैं फॉर 1 ईयर। हम्म। इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो ये 1 ईयर के लिए आपको जुडिशली जो है वो सेपरेशन देते हैं। हम्म। वो इसलिए होता है कि आप, ये कोर्ट देखना चाहता है कि क्या आप एक दूसरे के बगैर, एक दूसरे की कंपनी के बगैर आप जी सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। हम्म। तो रहने या ना रहने के लिए दैट इज द थिंग कि आप जुडिशियल सेपरेशन जो है वो ले सकते हैं। ओके। लेकिन उसमें अगर वाइफ जो है वो बिना किसी वजह के अगर चली जाए अपने घर पे, तो या फिर जो कंपनी ऑफ हस्बैंड है उसको किसी बिना किसी वजह के अगर छोड़ देती हैं, तो हम्म। देन इन दैट केस हस्बैंड जो है वो सेक्शन 9 की एक एप्लीकेशन होती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगरल राइट, वो हम्म। क्लेम कर सकते हैं कि आप उनकी कंपनी में वापस आइए। और हम्म। उस चीज में फिर आपको, अगर वो एप्लीकेशन मूव होती है, तो जो वाइफ है उनको शो करना होता है कि भाई क्यों उन्होंने आपकी कंपनी को छोड़ा है। ये राइट। थोड़ा सा जी। कैन हस्बैंड डिनाई गिविंग कॉम्पनसेशन, एंड इन व्हाट सच केसेस? कोई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कॉम्पनसेशन डिनाई की जा सकती है हस्बैंड की तरफ से?
जी बिल्कुल, हस्बैंड कैन डिनाय कंपनसेशन, लेकिन उसमें हस्बैंड को ही हैज टू देन शो वन के के जो वाइफ हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा है मुझसे और इनकम का बहुत बड़ा गैप है। नंबर टू, कि सारा ही केसेस, जो सारे ही जो बच्चों की मेंटेनेंस है, जो बुजुर्गों की मेंटेनेंस है, उस पे उनका इतना खर्च है कि वो जो है वाइफ को एक सर्टेन पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ही दे सकते हैं, या फिर वाइफ अगर वो कहीं जॉब कर रही है, शी इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, लेकिन उनकी इनकम इतनी है कि वो अपने एल्डरली पेरेंट्स और बच्चों पे इतना खर्च हो रहा है कि सारी ही इनकम वहां पे खर्च हो रही है, तो इन दैट केस वो डिनाई हो सकता है। तीसरी एक और चीज है, बट इन दैट केस मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। इन दैट केस एलोब्रेशन इसमें ये है कि हस्बैंड को देन डिपॉजिट करनी होंगी अपनी जो भी रिसिप्ट्स हैं ऑफ एक्सपेंडिचर, लाइक बच्चों के ऊपर जो 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 फीस है, जो ट्यूशन फीस है, जो स्कूल फीस है, उन सब की रिसिप्ट्स वगैरह ही हैज टू शो के कोर्ट को भी देना पड़ेगा कि भाई मेरा ये सारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं विच आर मोर देन व्हाट आई एम अर्निंग, लाइक उस केसेस में। और तीसरी जो जो वजह है या फिर हम कहते हैं वो ये है कि अगर आप ये प्रूव कर पाए कि आपकी वाइफ जो है वो किसी और के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है, या वो रह रही हैं, एडल्टरी में रह रहे हैं, तो इन दैट केस आल्सो इट्स अ गुड ग्राउंड फॉर डिनायल। ओके, तो जी ये हाँ, प्रूव होना जरूरी है, लेकिन प्रूव प्रूव होना होना जरूरी है कि जरूरी वो है क्योंकि अडल्ट, कोर्ट, मतलब एलिगेशन तो कुछ भी हो सकती है दोनों साइड से। एलिगेशन तो ये जब मिसयूज होने लगे जब कानून, हम्म तो फिर डिमांड होने लगी है एविडेंसेस की। हम्म। अब प्रभात जी, आपने एलिमनी की बात की, आपने मेंटेनेंस की बात की, इनमें फर्क क्या है? इन लीगैलिटी में समझने की बात अगर मैं बोलूँ तो इनमें दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मेंटेनेंस जो है वो दो प्रकार से हम ले सकते हैं मेंटेनेंस। वन हम्म इज अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं हम्म सेक्शन 20 में, और उसके बाद एक सेपरेट प्रोविजन जो है सेक्शन 125 जो है वो दिया हुआ है, उसमें भी आप जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ओके। बाकी जो एलिमनी है वो जैसा भी अभी हमने अभी बताया, सारा एलिब्रेट किया था एलिमनी चीज क्या है। एलिमनी हम्म में ये है कि आप व्हेन अ डिक्री ऑफ डिवोर्स इज पास्ड, हम्म ये चीज उसमें साफ तौर पर की हुई है। डिवोर्स आपका हो गया है, डिक्री जो है आपका डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद आपको अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करनी है, तो उस स्पेंड करने के लिए लाइफ को जो आपको जो चाहिए, जो जितना भी आपको पैसे वगैरह चाहिए, जो और जो अदर नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको जो भी चाहिए, तो फिर देन इन दैट केस आप एलिमनी क्लेम करते हैं। तो उसमें जो जो अंडरलाइन करने वाली चीज है वो ये है कि आपका डिवोर्स हो चुका है। हम्म बिटवीन द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, अगर कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या फिर हम बोलते हैं कि अगर हस्बैंड आपको जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में, मैंने अभी जैसे एक बात बात बताई थी कि मेंटली, हम्म फिजिकल और इकोनॉमिकल भी है कि आपको हम्म घर के खर्चे भी नहीं मिल पा रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो आप जो है वो क्लेम करेंगी अपना। और कोर्ट जो है वो एड एंट्रीम मेंटेनेंस भी देंगे, मेंटेनेंस भी देंगे, थोड़ा सा लीगल टर्म है एड एंट्रीम एक्स पार्टे जो हम्म होता है, वो उसका मतलब ये होता है कि आपके हस्बैंड है नहीं, वो अवॉइड हम्म कर रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वो आ नहीं रहे हैं कोर्ट में जबरदस्ती। आपने एप्लीकेशन मूव की हुई है कि मुझे एंट्री मेंटेनेंस जो है वो मिलना चाहिए, इन दैट केस कोर्ट आपको बिना आपके हस्बैंड की प्रेजेंस के भी मेंटेनेंस हम्म आपको ग्रांट करते हैं कि भाई आपके हस्बैंड की उसमें सैलरी अटैच हो जाती है, आपके हस्बैंड की कुछ और भी जो भी इनकम है वो अटैच हो जाते हैं, बैंक अकाउंट अटैच हो जाते हैं, तो लाइक कि हम्म उनको देना ही पड़ेगा, ये है। हम्म। प्रभात जी, हम बात कर रहे हैं लीगल टर्म्स की, कोर्ट में जाने की, केस की, एडवोकेट आपका केस चेकअप करता है, बट एक आम जिंदगी में हम देखते हैं जो एक एवरेज कपल रहता है, या मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, या लो मिडिल ग्रुप इनकम के लोग हैं, जिनको ना तो लॉ की समझ ज्यादा रहती है, ना ही वो एडवोकेट्स अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही उनको कोर्ट का रास्ता पता है, लेकिन वहां पे भी वायलेंस जो है बहुत ही ज्यादा देखने में सामने आता है। जैसे कि मेरे सामने एक क्वेश्चन है प्रिया अवशिष्ट जी का, वो कहती है कि मेरी शादी के जो जेवर हैं ऑलरेडी हस्बैंड बेच चुके हैं, और अभी इनके पास कमाई का, इनके पास जो हस्बैंड की कमाई है वो नहीं आती है, या वो नहीं देते हैं। 1.5 साल का बच्चा है जिसे छोड़ के वो काम के लिए नहीं जा सकती है, या हो सकता है काम शायद ना भी कर पाई हूँ।
क्या ये जरूरी है? क्या कोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जो इनको किसी ना किसी तरीके का कोई जस्टिस दे सके, या कोई पुलिस, या पुलिस के अलावा भी कोई ऐसे प्रावधान है या इंस्टीट्यूट है जो लो लेवल पे, छोटे तबके पे इनकी हेल्प कर सके, या जहाँ पे ये जाके अप्रोच कर सके, मदद मांग सके? जी, मैं पहले ही ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो हमारा जो पहला सेशन है, उनको हम्म। एक बार वो देख लें, बड़ा हेल्पफुल हम्म। रहेगा उनके लिए, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टेक अप ऑल दीज़ इश्यूज़, या बट या फॉर द सेक ऑफ इट मैं दोबारा से एक बार उनको बताना चाहूँगा कि कंसीडरिंग ऑल दीज़ थिंग्स, कोर्ट्स ने लीगल एड कमेटी बनाई हुई है, जो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड हैं, आप हम्म। डीएलएसए जिनको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो हैं, वो गरीबों के लिए और उस स्टेटा को कंसिडर करते हुए ही बनाई हुई हैं कि आप वहाँ जाइए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स दिए हुए हैं, आप प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास जाइए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कोर्ट्स में आपको मिल जाएंगे। और हम्म। अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई ना हो तो आप बड़े जो डीसीपी लेवल पे हैं वहाँ भी मिल सकते हैं। देखिए, हम्म। when there is some right and that right is infringed, हम्म। और आपको as per the Constitution of India, we all are equal, equality हम्म। is there, so we या are so there, yes, so equality before law, this is what our Constitution says। और women के हम्म। लिए उसमें बिल्कुल empowerment दी हुई है, तो जो भी women हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। आप हम्म। डीसीपी वगैरह को बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। आप ये ऐसा नहीं है कि डीसीपी के पास कोई अमीर आदमी ही जाएगा, कोई ये है। अगर आपकी बात पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, आप डीसीपी के पास जाइए, आप महिला थाने में जाइए, आप थाने में जाइए, वहां भी आपको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डीएलएसए के एडवोकेट आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको हम्म। पहले बताया, पहले सेशन में जैसे हमने ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि वो जो हम्म। एडवोकेट हैं वो एज ए राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट, आप हम्म। पुलिस वालों से कहेंगे कि मुझे वो एडवोकेट जो हैं वो उनको बुलाइए, मुझे उनकी सर्विसेज अवेल करनी है, मैं जितनी भी जो भी स्टेटमेंट दूंगी बिफोर एडवोकेट दूंगी, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग हेल्प। नहीं वो हम्म। मानते हैं तो आप डीएलएसए में जाइए। डीएलएसए में जैसे हमने पहले बताया था कि वहाँ जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह सब बैठते हैं, आप डायरेक्टली हम्म। जो है मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, या फिर आप कोर्ट हम्म। में भी एप्लीकेशन लगा सकती हैं। तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को कोर्ट जो है वो नोटिस इशू करेगा कि आप जाइए और डोमेस्टिक वायलेंस की जो है वो रिपोर्ट बना के मुझे दीजिए और बताइए, इन्वेस्टिगेट करके कि केस में सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है। दूसरी बात, हम्म। जैसे कि इन्होंने बताया, एलिगेशन ये दिया कि हस्बैंड जो है उनके जेवर को ले चुके हैं। अगर हम्म। हस्बैंड की कोई इनकम है या आपके अगर और भी कोई जेवर हैं, तो आप सेक्शन 20 जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, आप मॉनेटरी रिलीफ जो है वो हस्बैंड से मांग सकते हैं। अगर आपको वो जो है वो लग रहा है कि मेरी किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो आप हम्म। सर्टनली जो है उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं अपने हस्बैंड को, कि हम्म। भाई जो है वो मेरी प्रॉपर्टी जो है ये मेरा स्त्री धन है, हम्म। मेरे स्त्री धन को मैं ही खर्च करूंगी। अगर जबरदस्ती वो खर्च करते हैं तो पुलिस इज देयर, उनके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई होगी, हम्म। उनके ऊपर केसेस होंगे, चोरी का, थेफ्ट हम्म। का, या जो भी आप केसेस लगाना चाहते हैं, चीटिंग का जो भी है वो सब उनके ऊपर, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह भी, वो बहुत बड़े बड़े धाराएं हैं, बहुत बड़े बड़े सेक्शंस हैं जिसमें हम्म। उनके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। उसके अलावा रेजिडेंस का भी जो है वो बिल्कुल आपको राइट मिलता है कि आप जो है अपने हस्बैंड को, जो उनकी जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां आपको सेपरेट रूम मिलेगा, और ये हम्म। ड्यूटी है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की कि वो आपको प्रोवाइड कराएंगे एक रेजिडेंस वहाँ पे। अगर वहां नहीं मिलेगा तो इक्वल जो आपका स्टेचर है, जो इक्वल जो आप जैसे अपने आप को मेंटेन करती हैं जहाँ रह रही हैं, हम्म। इक्वली ही आपको कहीं और अगर रेंट पे भी आपके हस्बैंड को आपको वो दिलाना पड़ेगा। कोई भी हम्म। उनका हस्बैंड या कोई भी जो रिलेटिव है हस्बैंड का, वो हम्म। आपके जहाँ आप रह रहे हैं उनको रिस्ट्रेन किया जाएगा कि आप ये सर्टेन एरिया जहाँ पे ये रह रही हैं आप यहाँ नहीं आएंगे। हम्म। और डोमेस्टिक वायलेंस में जैसा कि हमने बताया, इसमें चिल्ड्रन का भी बड़ा ख्याल रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है हम्म। उनके ऊपर भी बहुत वायलेंस होता है। हम्म। अगर कोई मैं वहीं चाइल्ड पे जो है, पहुंच रही थी। हम्म। जी जी, अगर कोई चाइल्ड जो है उसका, उसके ऊपर अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है,
तो कोई गार्जियन या कोई पड़ोसी जिसने शिकायत लगाई हो, तो चाइल्ड को जो है बिल्कुल शेल्टर होम मिलता है, वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं, सारी चीज़ें का ख़्याल रखा जाता है बाय गवर्नमेंट, और उसके जी। बाद रिस्ट्रेन किया जाता है द पर्सन हू हैज़ कमिटेड सच एन हीनियस ऑफेंस, कि किसी चाइल्ड के प्रति उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई हीनियस ऑफेंस किया है या फिर वायलेंस किया है, कि वो उनके स्कूल भी ना जाएँ। उनके हुँ, स्कूल में अगर वो बच्चा जाता है तो वहाँ उनको रिस्ट्रेन किया जाता है कि भई आप नहीं जाओगे। अगर कोई महिला कहीं जॉब करती है तो उसका हस्बैंड जो उनको परेशान कर रहे हैं, उनको भी रिस्ट्रेन किया जाता है कि आप इनके जहाँ पे वो जॉब कर रही हैं, वहाँ पे आप नहीं जाओगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स हुँ, व्हिच आर देयर इन द लॉ, बट क्या कि क्योंकि लीगल अवेयरनेस जो है उसको स्प्रेड करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हर एक राइट, आदमी तक ये बातें पहुँचे। राइट, राइट। प्रभात जी, आपने बच्चों के राइट। राइट्स की बात की, वायलेंस की बात की। मेरा एक सवाल रहेगा जो कि शादीशुदा कपल के बीच में इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज से कोई बच्चा है या कोई इश्यू ऑलरेडी है। शादी हो जाती है, शादी के बाद चाहे वो इंटरकास्ट हो, चाहे वो सेम रीजन मैरिज हो। तो अगर शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चे को लेके काफ़ी तानाकशी होती है, काफ़ी आपस में डिस्प्यूट या एक रीज़न बन जाता है कि नहीं, हमें वो बच्चा नहीं रखना अपने पास, वो फर्स्ट मैरिज से है। तो उस सिनेरियो में एक वुमन कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है खुद को और उस बच्चे को? देखिए, ये भी जो है एक बड़ा अच्छा सवाल है कि चाइल्ड जो हैं, वो आउट ऑफ योर फर्स्ट मैरिज जो है, वो आपके पास हैं। हुँ, इन दैट केस लाइक हम इसको इतने सिंप्लीफाई वे में नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को कि अचानक से कोई चाइल्ड जो है वो ऑब्जेक्शन रेज़ होने लगे फैमिलीज़ में। हुँ, क्योंकि जब भी कोई शादी होती है, इस तरीके की कोई शादी में कोई आदमी एंटर होता है, तो वो उनको पता होता है कि जो वुमेन है, उसके ऑलरेडी शी इज़ हैविंग अ किड, हुँ, जो उनके ऑलरेडी जो हैं वो इश्यूज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो उनके साथ ही आएँगे। इन हुँ, दैट केस जो है वो मेरे ख़्याल से उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो हैं वो रेज़ होती नहीं हैं, और अगर होती भी हैं, तो हुँ, इन दैट केस वो सारी ही जो हमने धाराएँ अभी बताई हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, उस सब में फ़ॉल करता है, नंबर 1। नंबर हुँ, 2, फिर वही बात है कि अगर वो बच्चे को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। हुँ, 125 जो मैंने बताया था, वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं, और जो हुँ, बच्चों को लेके तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लॉ, जिसका वो हुँ, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है, कई सारी चीज़ें हैं। तो हुँ, बच्चों को लेकर अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है, तो उसमें बी दैट अगर हम बात करें क्रुएल्टी की, बी दैट अगर हम बात करें कि बच्चों को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो फिर उसमें हम ये सारी ही चीज़ जो अभी ऑलरेडी हमने जो वेज़ एंड मीन्स जो हैं, डिस्कस किए हैं, वो हुँ, दोज़ थिंग्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल। ये सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं, ताकि हुँ, बच्चों को मेंटेन किया जा सके, और देन इन दैट केस अगर वुमेन को लगता है कि वो बिल्कुल ही अ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, डिवोर्स शी कैन टेक डिवोर्स, तो फिर इन दैट केस दैट कैन आल्सो बी a ground for a दैट कैन divorce. ऑल्सो यस, यस, हमारे यस। यहाँ पे कौशिक सर, आप एक सवाल आया है उपाध्याय लगाशु का। वो कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आल्सो बी क्लेम्ड, राइट? सो क्या हमने इस हुँ। बारे में ऑलरेडी बात की है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी वो क्लेम ले सकती है अगर वो मैरिड वुमन है। बट मेरा सवाल थोड़ा-सा इससे हटकर होगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मान लीजिए अगर जहाँ पे विल है, फादर की प्रॉपर्टी है, फादर ने अपने बेटे को अ, या अपनी वाइफ को अपनी डेथ के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, क्या वाइफ डिसीजन ले सकती है किसी बच्चे को देना या नहीं देना? या उनको भी पास ऑन करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी? बिल्कुल अच्छा सवाल है, और उसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस बात को नोट कर लें कि हुँ, कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोई भी अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसमें सन और डॉटर हुँ, दोनों का, और उसके फादर का जो है ना, वो इक्वल जो है शेयर में, इक्वल प्रोपोर्शनेट में वो डिवाइड होगी, हुँ, और वाइफ और मदर का को उसमें नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर इवन इफ द डॉटर इज़ मैरिड डॉटर, अगर वो मैरिड डॉटर है, इवन इन दैट केस वो क्लेम कर सकती है प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा, और उसके उनके जो बच्चे हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं, एज़ पर द लेटेस्ट जो है जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट।
हुँ, नंबर 2 अगर हम बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का अगर स्टेटस है जिसमें कोई आपके फादर ने आपकी मदर के नाम पे अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कर दी है, हुँ, इन दैट केस अगर वो इफ ही डाइज़ इन द स्टेट यानी कि अगर वो बिना विल के अगर उनकी डेथ होती है, हुँ, उस केस में तो वो डिवॉल्व होगी एज़ पर दी सक्सेशन एक्ट उसमें आपकी मम्मी को और आपके बच्चों को दोनों को जो भी आप बता रहे हैं कि हुँ, सन और डॉटर हैं, उनको सब में इक्वली डिवाइड होगी। अगर मदर को दे दी है बाय वे ऑफ विल तो फिर तो मदर का ही डिस्क्रिशन चलेगा, फिर तो मदर ही बताएँगी कि भई उसको आगे करना क्या है। ओके, राइट। यस। अ, कौशिक सर एक और सवाल अभी अभी हमारे पास आया है फलित कौशिक जी का। वो कहते हैं कैन यू टेल मी वन थिंग अगर वुमन को बच्चे की कस्टडी कोर्ट दे रहा है, बट वुमन वर्किंग नहीं है और वुमन अपने घर वालों से अलग रह रही है, वो बच्चे को अच्छा सर्वाइवल नहीं दे पा रही हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? उसको कस्टडी चाहिए और वुमन बच्चे की कस्टडी देने के लिए रेडी नहीं है। बेसिकली वुमन इज़ नॉट वर्किंग एंड अकॉर्डिंग टू द अदर पार्टी because she's not working, so she's not taking care of the child. So in that scenario, can ask for custody or can they demand custody for the child? बहुत ही अच्छा सवाल फलित जी ने किया है और आई रियली एप्रिशिएट कि एक बड़ी टेक्निकल उन्होंने बात रेज़ की है, एक बहुत टेक्निकल इश्यू उन्होंने रेज़ किया है कि क्योंकि वो रेज़ इसलिए हुआ है कि कोई भी जो मदर है Hmm. टिल द चाइल्ड अटेन्स मैच्योरिटी वो 18 साल के हो जाते हैं जब तक, तो राइट बनता है मदर का कि Okay. मदर को कस्टडी उनकी मिलनी चाहिए Hmm. क्योंकि वो मेजॉरिटी की बात है कि वो मेजर हुए या नहीं हुए। अब इस केस में जब फादर को लगता है कि मदर जो है उनको नहीं कर सकती क्योंकि उनकी इनकम Hmm. नहीं है, तो इन दैट केस अगर हस्बैंड जो हैं वो बिफोर कोर्ट जहाँ पे उनको ये ग्रांट हुई है चाइल्ड कस्टडी वहाँ पे अगर वो ये शो कर दें दैट शी इज़ नॉट हैविंग सफिशिएंट मीन्स टू Hmm. मेंटेन द चाइल्ड मीन्स के अगर उनके पास जो है वो अवेलेबल इस तरीके से अगर मीन्स नहीं है, उनके पास साधन नहीं है कि वो बच्चे को जो है परवरिश दे सकें, एक अच्छी परवरिश दे सकें, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें या फिर उनको खान-पान का या स्वास्थ्य का वो ख़्याल Hmm. नहीं रख पाएँ और हस्बैंड उस बात Hmm. को जो है जानता है, वो प्रूव कर सकता है, तो डेफ़िनिटली हस्बैंड को जो है उसकी कस्टडी मिलेगी। मिलेगी। कौशिक जी यहाँ पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है अगर जैसे फलित जी ने बोला कि उन्हें पता है या मदर की ऐसी स्टेट है कि वो उनका फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है जिसकी वजह से वो बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते और वो कस्टडी चाहते हैं क्या यही फादर या यही कपल आपस में डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चा मदर के पास ही रहे और जो फादर है वो मेंटेनेंस देते रहे या वो भी जो भी चीजें वो अपने पास बुला के बच्चे का करना चाहते हैं अगर बच्चे की मर्जी है तो वो मदर के पास कंटिन्यू टू स्टे मिल सकता है लेकिन फादर उसका वो बेयर कर सके एक्सपेंसेस वन एंड सेकेंडली कहाँ यहाँ पे कब हम बच्चे की कंसेंट या बच्चे की किसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है या बच्चा क्या चाहता है किसके साथ रहना कंसिडर करते हैं ऐसे केसेस में। जी, बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि आपको थोड़ा-सा इनिशिएटिव इसमें लेना चाहिए और क कन जैसे मैंने बताया था कि भई कंसिलिएट करें, लोगों को बताएँ। हम्म, आपका जो सवाल है वो भी इसी तरह से है कि भई अगर बिना कोर्ट के ये लोग क्यों नहीं डिसाइड कर लेते? तो उसमें तो हम्म, काउंसलिंग की लोगों को ज़रूरत है। क्यों हम्म, ज़रूरत है काउंसलिंग की? काउंसलिंग की ज़रूरत इनको इसीलिए से है कि जब हस्बैंड को पता हो कि मैं मीन्स तो दे सकता हूँ अपने बच्चे को हम्म, क्योंकि हम्म, बच्चा तो दोनों का है हम्म, और हस्बैंड और वाइफ का इक्वली जो है वो उसके प्रति जो अफेक्शन है, लव है। हम्म, अगर उसमें हस्बैंड को ये लगता है कि भई मैं दे सकता हूँ मेंटेनेंस हम्म, बच्चे का, मैं उसको लेकिन वो रहेगा खुश मेरी वाइफ के साथ ही, हम्म, तो फिर डेफ़िनेटली उसको देना चाहिए। यहाँ जो फलित जी का सवाल था और वो जो आपका सवाल था उसके बीच में देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन और राइट, वो थिन लाइन जो है जो दोनों ही चीज़ों को सेपरेट करती है, वो ये है कि डिस्प्यूट। हम्म, वहाँ जो फलित जी का सवाल था उसमें ये बात थी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक बड़ी बिटरनेस थी हम्म, रिलेशनशिप में और वो बिटरनेस उस हद तक पहुँच गई कि वाइफ के पास वो चाहते ही नहीं है कि कस्टडी रहे बच्चे की। हम्म, तो जो वो टसल है और हम्म, वो जो डिसीज़न जो वो ले रहे हैं, वो उस टसल को कंसिडर करते हुए ले रहे हैं कि भई मुझे जो है अपने पास ही रखना है
क्योंकि बच्चा जो है ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव कंसेंट बीइंग ऑफ हम्म। एडोलसेंट एज। बच्चा है, हम्म। छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं पता ना, उसको तो अपनी माँ चाहिए। हम्म। लेकिन माँ ही अगर उसको परवरिश ना दे पाए तो फिर क्या कोई फायदा नहीं है। तो इन दैट केस बिल्कुल मेरे ख्याल से अगर एक काउंसलेशन हो जाए लोगों की, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनको वो अप्रोच कर सकते हैं मदर और फादर, तो डेफिनेटली उनको वेज एंड मीन्स मिलेगा कि भाई आप जो है एक विजिटिंग राइट रखें, या हम्म। दोनों ही मिलकर बच्चों को जो है अपने साथ भी रख रख सके सकते हैं, फैमिली। रख सकते हैं। हाँ हाँ, आपस में एक दूसरे से ना मिले बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट, जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, लेकिन बच्चों को दोनों जो है वो एक प्यार दे सकते हैं, अपना एक साथ दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग तो जो है वो ले लेते हैं ऐसे डिसीजन जो बड़े हार्श हम्म। जो डिसीजन है, लेकिन बच्चों के मेंटल स्टेट को जो है हमको वो पहचानना चाहिए, उनको कंसिडर करना हम्म। चाहिए कि हमारे जो डिसीजंस हैं उनका इम्पैक्ट कितना हम्म। गहरा और किस हद तक बच्चों के मेंटल स्टेट पे पड़ रहा है। तो बच्चों और की मेरे ख्याल कंसेंट से नहीं होती, आप ये कह रहे हैं कि बच्चों की कंसेंट नहीं लेते जब ये कोर्ट में, क्योंकि बच्चों के कोर्ट केसेस में जी बच्चों को जा। बिल्कुल, कंसेंट कंसेंट बच्चों की होती है, कंसेंट बच्चों की अच्छा। ली जाती है, बट इन दैट हम्म। केस हस्बैंड और वाइफ का इक्वल जो है वो स्टेचर भी होना चाहिए, और ओके। वाइफ के पास वेज एंड मीन्स होने चाहिए कि हम्म। वो बच्चों को अपने पैम्पर कर सके, उनको मेंटेन कर सके। हम्म। अगर बिल्कुल वेज एंड मीन्स है ही नहीं, हम्म। आ, तो फिर वो बच्चे की कंसेंट जो है वो बीइंग एडोलसेंट, उसको मेरे ख्याल से जो है वो रेफर नहीं किया जाएगा, उसको प्रेफर नहीं होगा। राइट। ये काफी इंटरेस्टिंग था पूछना, क्योंकि काफी जगह हम देखते हैं कि बच्चे इस जो डाइवोर्स के इश्यूज में काफी ज्यादा ड्रैग हो जाते हैं, और उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन और इम्पैक्ट रहता है, एलिगेशंस जो आपस में दोनों पार्टीज लगाती हैं। तो यहाँ पे काफी क्रिटिकल रोल हो जाता है कि उनके मेंटल बैलेंस को भी देखा जाए, और उनको भी मतलब जितना हो सके उतना इससे बाहर रखा जाए। बाहर सो रखा ये जाए। थैंक यू, हाँ थैंक यू, मतलब एक बहुत ही अच्छा सवाल था आई थिंक फलेश जी का, और इसके बारे में हम इस चीज को कवर भी कर पाए। विद दैट आई विल बी क्लोजिंग दिस सेशन टुडे। प्रभात कौशिक जी, एक बार बहुत बहुत फिर से आपका धन्यवाद कि आपने हमें दोबारा मौका दिया आपको यहाँ लाने का, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आपने क्लैरिफाई किए, बहुत सारे मुद्दे थे जिनको आपने उठाया, और बहुत ज्यादा अच्छे सलीक और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने उसको हम ऑडियंस को हमें हमारे साथ शेयर की उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी माध्यम से थैंक मैं अपने सारे व्यूअर्स को और फॉलोअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो हमें कॉन्स्टेंटली मैसेजेस कर रहे हैं, अपने केसेस अपने कंसर्न शेयर कर रहे हैं। आगे भी करते रहिएगा, हम जितना कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा केसेस को ले सके। आप हमसे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी जुड़ सकते हैं, अपनी हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम जो भी हेल्प हो सकती है, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में हो, चाहे वो पुलिस के बारे में हो, चाहे वो एडवोकेट्स को लेकर कोई भी हो, चाहे वो और कोई भी कंसर्न हो, वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। विद दैट आई विल बी क्लोजिंग दिस सेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच प्रभात कौशिक जी। ये थे प्रभात कौशिक जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमारे दोनों सेशंस आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे साथ अवेलेबल हैं। प्रभात कौशिक जी का ईमेल आईडी हम अभी कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जिसके बाद आप अगर उनसे संपर्क करना चाहती हैं आप उनसे संपर्क कर सकती हैं। हमारी कांस्टेंट कोशिश है अपने पेज के जरिए कि हम इन मुद्दों को, जो आपसे जो हमसे हर घर से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को उठाएं, और उन मुद्दों को सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ ना लेके जाते हुए उनके सॉल्यूशंस देखें कि कैसे वो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे इन इससे आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक्स का, आपके कमेंट्स का, और हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि हम एक और सेशन के साथ वापस आपके साथ लाइव में जुड़े। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, एंड अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।